अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज बात करेंगे, एक और ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला हो गया है और ये तय पाया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ एक और ऑपरेशन किया जाएगा मुल्क भर में अज़्म इस्तेहकाम के नाम से। इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। इसके अलावा जनाब, आज बड़ी धुआंधार तकारीर हुई हैं कौमी असम्बली के इजलास में। बजट सेशन है ये, लेकिन यहाँ पर आज सनाउल्लाह मस्ती खेल मस्ती मस्ती में कुछ ज़्यादा ही बहक गए और मस्ती उनके थोड़ा गले भी पड़ गई और थोड़ा भुगतना भी पड़ा। इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने एक मुतनाज़ बयान दिया जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोग कंडेम कर रहे हैं, कुछ लोग उसका दिफा भी कर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। शहरियार आफरीदी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं? क्या वजह है कि वो इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर चुके हैं? इसके ऊपर आपको कुछ तफसीलात बताएंगे और फिर इसके साथ साथ ज़िक्र करेंगे कि कुछ अहम मुतालबात किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। क्या ये मुतालबात पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले चीज़ ज़रा इस पर बात करते हैं कि आज जो एक अहम फैसला हुआ है, बेसिकली ये जो आपको याद होगा, एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था मुल्क के ग्रेटर इंटरेस्ट में और उसके बाद उसकी एक एपेक्स कमेटी भी है जिसके ऊपर मुख्तलिफ इजलास होते हैं और ख़ास तौर पर जो मुल्क भर में अमनो अमान की सूरत हाल है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो मुख्तलिफ चल रहे हैं, दहशतगर्दी की जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं, उससे मुतल्लिक तमाम उमूर ज़ेर बहस आते हैं। तो आज भी इस एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जो कि शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर हेड कर रहे थे। बाकी आपको पता है उसमें अस्करी क़यादत भी होती है और बाकी मुख्तलिफ सूबों के नुमाइंदे भी होते हैं। तो बहरहाल ये जो एपेक्स कमेटी का इजलास है, इसमें बड़ा अहम फ़ैसला ये किया गया है कि मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी की एक लहर है उसके बाद ये तय किया जा रहा है कि एक और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के नाम से लॉन्च किया जाएगा और मुल्क भर में जहाँ जहाँ दहशतगर्द मौजूद होंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी इस ऑपरेशन के तहत। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी की कुछ कार्रवाइयाँ तो हमें ज़रूर नज़र आई हैं, ख़ास तौर पर अगर हम मुख्तलिफ़ जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो KP के या बलूचिस्तान के हैं, वहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें ये ज़्यादा नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, फोर्सेस के जवान हैं, उनके काफ़िलों को निशाना बनाया गया है। कल के रोज़ भी एक इस किस्म का वाक़या पेश आया था। 5 हमारे जो फ़ौजी एहलकार थे वो इसमें जाम शहादत नोश कर गए थे। इसी तरह इससे पहले भी चंद दिन पहले भी इसी किस्म का वाक़या पेश आया था। तो ये वाक़यात तो बहरहाल हो रहे हैं, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि मकामी जो इलाके हैं वहाँ पर तालिबान दोबारा से काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ पकड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो चुके हैं और मजबूत हो रहे हैं। तो ये वो ख़बरें हैं जो कि आज की ख़बरें नहीं हैं। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो पिछले 1-2 साल पहले से ही मुराद सईद ख़ास तौर पर मैं उनका ज़िक्र करूँगी, वो ये बात कहते चले आ रहे थे कि दोबारा से जो दहशतगर्द हैं वो पनपना शुरू हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि दोबारा से सूबे के अंदर इस तरह की नकलो हरकत देखी जा रही है जो कि तशवीशनाक है। और वो इस तरफ भी इशारा कर रहे थे कि ज़ाहिर है कि जब ये दहशतगर्द सूबे के अंदर आएंगे तो फिर उसके बाद ये दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए मज़ीद ऑपरेशंस होंगे, मज़ीद यहाँ पर हम फ़ौजी कार्रवाइयाँ देखेंगे और उसके अगेंस्ट फिर जो सूबे के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक अपनी सोच रखते हैं, राय रखते हैं और उनकी राय इतनी हल्की भी नहीं है। उनको देखना पड़ेगा इसलिए कि वो बड़ी मजबूत राय है, क्योंकि जब भी कोई इस किस्म के वॉर जोन बन जाते हैं या सिक्योरिटी ऑपरेशंस लॉन्च होते हैं तो सूरत में जो उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है वो एक सिक्योरिटी रिस्क पर होता है। जो वहाँ के मकामी लोग हैं, फिर कभी उन्हें IDPs बना दिया जाता है, यानी उन्हें उनके घर बार छोड़ने पड़ते हैं और वक्ती तौर पर कहीं पनाहें लेनी पड़ती हैं क्योंकि जी वहाँ पे ऑपरेशन चल रहे होते हैं। फिर उनके जो माली नुकसानात हैं वो उसके अलावा हैं कि जहाँ पर उनके कारोबार बंद हो जाते हैं, फिर जो खौफ की एक फ़िज़ा बनती है उसकी वजह से टूरिज़म बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वहाँ पर तो ख़ास तौर पर एक बड़ा हिस्सा टूरिज़म की जो एक इंडस्ट्री है उससे वाबस्ता है। तो वो भी ज़ाहिर है बिल्कुल बंद हो जाता है और काफ़ी अरसे तक भी वहाँ पर फिर दोबारा टूरिस्ट उस तरह से रुख नहीं करते हैं जब तक अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी ना हो। तो पहले ही इस सूबे ने बहुत भुगता है, जानी नुकसान तो बेतहाशा हुआ है और फिर उसके नतीजे में
कोलैटरल डैमेज भी होता है। कोई बहुत आप जहाँ पे दहशतगर्दों को मारते हैं, उनका कला कमा करते हैं, तो वहीं कोई बेगुनाह भी इसके जद में आ सकता है। तो उसकी वजह से लोगों के अंदर एक और फिर नफ़रत का जज्बा उभरता है कि हमारे अच्छे खासे सूबे का क्या हाल कर दिया। तो मुराद सईद जब ये अभी दोबारा से पेनिट्रेशन स्टार्ट हुई थी तालिबान की, तभी से इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि आखिर बॉर्डर पर जो मौजूद लोग हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो कोई भी मुल्क के अंदर नकलो हरकत नहीं होने देंगे। कोई बाहर से इधर उधर से कोई भी शख्स ऐसा आपकी इजाज़त के बगैर मुल्क की सरहद क्रॉस नहीं कर सकता, दाखिल नहीं हो सकता। तो कैसे ये लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं? तो वो इसके ऊपर बार बार सवाल उठा रहे थे कि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत खौफनाक जंग की तरफ लेके जाएंगी, जो कि ये सूबा अब नहीं चाहता, ना मुतहम्मिल हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि चूँकि मुल्क के अंदर पैदर पे इस किस्म की सियासी सूरत हाल बनती चली जा रही थी कि उसमें बहुत सी चीज़ें इग्नोर भी हो रही थी और उनके ऊपर फौरी उस तरीके के रिएक्शंस या फैसले नहीं हो पा रहे थे जो होने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली अब सूरत हाल ये है कि ये देखा जा रहा है कि ये हमले बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर दहशतगर्दों का बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। ये चीज़ें अब हमें मीडिया रिपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका हल एक और ऑपरेशन है? क्योंकि एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन होगा तो वहाँ का जो मकामी पश्तून है वो इस ऑपरेशन को क्या एक्सेप्ट कर रहा है? क्या वो इसके साथ खड़ा है? अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा या उसकी हुकूमत इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि आज जो तकारीर अगर आप देखें कौमी असम्बली में, तो असद कैसर साहब ने जो तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि अगर आपने कोई नया ऑपरेशन करना है जिसकी हम सोच रहे हैं, सुन रहे हैं बातचीत, तो आपको हमारी लाशों से गुजरना होगा, हम ये नहीं होने देंगे। तो असद कैसर हों या दीगर जो खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त नुमाइंदगान हैं, वो बात ये कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा किसी सूरत अब किसी नए ऑपरेशन में नहीं जाना चाहता। तो इस चीज़ को आप अगर ज़बरदस्ती मुसल्लत करते हैं कि हमने कोई ऑपरेशन इस तरह करने हैं जिसमें सूबाई हुकूमत या सूबे की आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप कोई काम करते हैं, तो ये किस तरह मुमकिन हो पाएगा? ये तो फिर मुमकिन नहीं होगा। कोई भी जंग तो उसी सूरत में लड़ी जा सकती है जब अवाम साथ हो। तो अगर आप उनकी इत्तेफाक राय के बगैर या उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर या उनकी हुकूमत को ऑन बोर्ड लिए बगैर, वहाँ पे एक मुंतखब हुकूमत है, आप उसको ऑन बोर्ड लिए बगैर अगर ये कोई फ़ैसले करेंगे तो ये और ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, खुदा न खास्ता। तो अव्वल तो ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले भी इतने ऑपरेशंस हुए, तो आखिर उनका नतीजा क्या निकला? क्या इन ऑपरेशंस के नतीजे में दहशतगर्दी मुकम्मल ख़त्म हो गई? ख़ुद अगर इमरान खान साहब की बात करें तो वो भी इस बात के हामी दिखाई नहीं देते कि यहाँ पर कोई मज़ीद ऑपरेशंस करें। उनका ये ख्याल है कि जब आप ऑपरेशन करते हैं तो उसके नतीजे में और दहशतगर्दी बढ़ती है, क्योंकि जो कोई इसमें लोगों के अजीज़ व अकारिब अगर कोई कोलैटरल डैमेज में भी मरते हैं या आप किसी और मुल्क के साथ मिलकर कोई कार्रवाइयाँ आस पड़ोस के ममालिक की सरहद पर करेंगे तो वहाँ से भी एक रिएक्शन आने का ख़तरा होगा। तो वो सारा जो उसका मलबा है वो भुगतना तो पाकिस्तान को पड़ेगा, अवाम को पड़ेगा। तो खान साहब भी ये समझते हैं कि कोई ऑपरेशन मसले का हल नहीं होता। और फिर उसके बाद हमने ये देखा भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस दौर में काफ़ी हद तक दहशतगर्दी हमें उस तरह से नज़र नहीं आई थी। और ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर टूरिज़म फैला। और ये अलग बात है कि बाद में 2019 में फ़ौरन ही कोरोना वायरस की वजह से कोविड आ गया, तो उसकी वजह से बहुत सारी वैसे ही एक्टिविटीज़ मान पड़ गई थी, दुनिया भर में ही पड़ गई थी। लेकिन ये चीज़ें बहरहाल हुई। अब इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक मुझे वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नज़र आ रहा है कि एक तो वैसे ही PTI और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें आमने सामने नज़र आ रही हैं, वो तो आपको पता है जो 2 साल से मामला है। और उसके ऊपर मज़ीद अगर आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आपने उनके सूबे के अंदर कोई बड़ी कार्रवाइयाँ करनी है और वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर आप करते हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? ये फिर एक और बड़ी संगीन सूरत हाल बन जाएगी। तो ये अब जो भी फ़ैसला है इसको मेरा ख़्याल है बड़ा सेंसिटिव होके देखना चाहिए और इसमें यकीनी तौर पर ये भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि इस ऑपरेशन की जब आप बात करते हैं तो उसका मकसद क्या है, कोई टारगेटेड कार्रवाइयाँ हैं, कोई स्पेसिफ़िक एरिया में आप करना चाह रहे हैं, या आप जो ये सारा कोई भी अगर आप कोई अपनी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो वो आप सूबाई हुकूमत के साथ शेयर करके पुलिस के थ्रू पकड़ सकते हैं दहशतगर्दों को, जो भी आपकी एक ज़ाहिर तरीक़ाकार नेटवर्किंग होती होगी।
तो ये सारी चीज़ें आप एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ सूबाई हुकूमत के अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश या राह निकलने का इम्कान है। अदरवाइज़ इसमें भी मुझे फिर तसादुम का ही ख़तरा नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि दूसरी तरफ पीटीआई को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो फ़ौज और आईएसआई का बजट है उसका ऑडिट नहीं होता बहुत हद तक, और उनका ये मानना है कि उमर अयूब साहब ने तो ये मुतालबा किया है कि आईएसआई के बजट का बाकायदा ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि उन्हें तो ये नज़र आता है कि बजट तो मुल्क की दिफा के लिए लिया जाता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो किस तरह से पीटीआई के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में हमें लोग नज़र आते हैं मुलविस। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, तो इसका भी उन्होंने एक बड़ा मुतालबा किया है। तो अब ये हमें अब जो आप समझ लीजिए कि एक जो मज़ीद इस सारे मामले को हम गंभीर होता ही फ़िलहाल देख रहे हैं। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि क्या कह दिया है जी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने। वैसे उन्होंने कहा क्या है वो तो मैं रिपीट नहीं कर सकती, सॉरी टू से, लेकिन बहुत ही यानी बुरी सी बात है जो उन्होंने कही है फ्लोर ऑफ द हाउस, और उसको मैं रिपीट नहीं कर सकती। आप लोगों में से बहुत से अक्सर लोगों ने सुन ली होगी, लेकिन बेसिकली उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को जवाब देते हुए एक बड़े नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि आप तो दूसरे तरीक़ों से जो है वो असम्बली पहुँचे हैं, हम तो अवाम के वोट से आए हैं। तो बात जो उन्होंने उनको कहनी थी वो तो ये रियलाइज़ कराना था कि भाई आप बूट पॉलिश करके आए हैं, लेकिन उनके अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं था और इसके ऊपर फिर तनकीद शुरू हो गई कि जनाब सनाउल्लाह मस्ती खेल जो है वो मस्ती में कुछ ज़्यादा ही बहक गए और उन्होंने इस किस्म के अल्फाज का चुनाव किया। और मेरा ख्याल है ये बहुत गैर मुनासिब था। ख़वातीन भी मौजूद थी इजलास में, तो आप पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात आप बहुत सख्त अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो उस तरह से आप यूँ कह लें कि बिलो द बेल्ट नहीं होते या इस तरह के नहीं होते, नामुनासिब वल्गर नहीं होते कि आपको ख़वातीन के सामने ना कह सके। मिसाल के तौर पर अगर आपने यही रियलाइज़ कराना है कि भाई आप दूसरे चोर दरवाज़ों से आए हैं या कुछ भी, तो आप ये बात कर सकते हैं, जैसे मरियम भी किया करती हैं जी, बूट पॉलिश करके आप आए हैं, या आप फ़ोन कॉल करके आपने जो है वो सीट जीती है, या जो आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने गठजोड़ से सीट, जो भी आप कहना चाहते हैं उसके कई मुतबादिल तरीके हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो कि म्यूट भी करने पड़ें, जो रिपीट भी ना किए जा सकें और जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी भी जन्म ले। तो बहुत से लोग तो खैर ये कह रहे हैं कि चूँकि ये रिवायत रही है पार्लिमान में ही ख्वाजा आसिफ साहब ख़ुद बहुत गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं और बहुत ही नामुनासिब गुफ्तगू करते रहे हैं, रिमार्क्स देते रहे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ मर्द हजरात को बल्कि जो ख़वातीन हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की, उनके ऊपर रकीक हमले करते रहे हैं। तो उनके ख़ुद अल्फाज बड़े काबिल मुज़म्मत हमेशा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो तो जो मुराद सईद की बहनों के बारे में बात की गई, जो बुशरा बीबी साहिबा के लिए गुफ्तगू की गई है, जो ख्वाजा आसिफ साहब डॉक्टर श्री मज़ारी साहिबा को कहते रहे हैं, या जो कुछ भी इनके मुख्तलिफ़ लोग पार्लिमान में बैठ कर पीटीआई की ख़वातीन और सपोर्टर्स के बारे में कहते रहे हैं, तो उसके बाद आपको एक लफ्ज़ किसी ने अगर कह दिया तो आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, तो इस पर बात हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप उस चीज़ को गलत कहते हैं तो फिर इस चीज़ को भी गलत कहें कि वहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं पार्लिमान में, तो उनकी रिस्पेक्ट यही है कि आप उनके सामने गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। सख्त अल्फाज कहें, आप जितने मर्ज़ी कहें, तनकीद करें, लेकिन अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लें। अब उसके बाद ख़वातीन ने भी एहतजाज किया, फिर स्पीकर साहब ने जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं उनकी रुकनीत भी इस बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी है। इसमें वो ज़ाहिर वोट भी नहीं कास्ट कर सकेंगे और दोबारा इसमें शरीक नहीं हो सकेंगे असम्बली के इजलास में। लेकिन बहरहाल ये अब हमारी मुख्तलिफ़ समझ लीजिए कि कौमी असम्बली की रिवायात का एक हिस्सा ही बन चला है कि हम लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों को ये सब कहते करते सुनते हैं, और अफसोस की बात है ये। अब आ जाते हैं जी इस बात की तरफ कि शहरयार आफरीदी क्या कहते हैं। शहरयार आफरीदी साहब ने भी आज बड़ी बहुत दुखी और बड़ी इमोशनल किस्म की तकरीर की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। शहरयार आफरीदी साहब, आपको मालूम है कि इन्होंने भी बहुत जबर का सामना किया है और आज इसका जुल्म का उन्होंने बाकायदा जिक्र भी किया अपनी तकरीर में। उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बेटी को घसीटा गया, उनकी बीवी को लातें मारी गई, उन्हें मुख्तलिफ़ थानों में घुमाया गया, उनके वालिद साहब को 58 दिन लापता रखा गया,
और उनकी पूरी फैमिली ने बहुत अजियतें बर्दाश्त की। उनकी कई फैमिली में डेथ्स भी हुई और शहरयार आफरीदी साहब को जनाज़ों में शामिल नहीं होने दिया गया और बहुत उन्होंने तकलीफ़ सही, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। शहरयार आफरीदी साहब काफ़ी ज़्यादा इस मामले में पुरज़्म साबित हुए और उन्होंने इसके बावजूद ना तो कोई स्टेटमेंट दिया ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहरहाल फाइनली उनको जब थोड़ी रिहाई मिली और उसके बाद मामला थोड़े नॉर्मल हुए, कोहाट से वो इलेक्शन भी जीत गए, लेकिन मुसलसल ये चीज़ ज़रूर देखने में आ रही थी कि शहरयार आफरीदी साहब को जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसने थोड़ा साइड लाइन रखा हुआ है। ना तो किसी कोर कमेटी में शामिल हैं, ना सियासी कमेटी में शामिल हैं, ना कहीं डिसीजन मेकिंग में वैसे हमें नज़र आते हैं। और वैसे भी आप एक होता है ना कि चलें सब लोग बात कर रहे हैं, आप वैसे ही स्टेज पे बैठे हुए हैं, चलें भले ना भी आप बात कर रहे हों, तो ऐसे हमें कहीं पे भी वो फ्रंट पर नज़र नहीं आ रहे थे। तो शहरयार आफरीदी साहब इससे पहले जब टिकट की तकसीम की भी बात हुई और एक दो जगहों पर और सेनेट के भी टिकट के ऊपर बात करते हुए मैंने उन्हें सुना, तो वहाँ पे भी वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। तो शहरयार आफरीदी साहब को तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत है मौजूदा क़यादत से, फिर उनका ये भी मानना है कि जो इस क़यादत की हिकमत अमली है वो इसको भी ओन नहीं करते। वो ये समझते हैं, मेरा ख्याल है कि जैसे अब PTI में एक दो ग्रुप्स बाकायदा बन गए ना, हार्ड लाइनर वाला जो कि समझते हैं कि बस अन्नी पा दो और रिहा करवा लो ख़ान को और इस तरह से, और दूसरा वो जो ये समझते हैं कि नहीं हमें देखभाल के चलना है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है और इस तरह से। अब उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं या उनके पास स्ट्रैटेजी है ही कोई नहीं या क्या वजह, वो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन हमें दो क्लियर इस वक्त ये आरा जो है वो नज़र आती है PTI में। तो शहरयार आफरीदी साहब भी उन लोगों में हैं जो कि साहबजादा हामिद रज़ा जिनमें हैं, जो ये समझते हैं कि सब कुछ लात मारनी चाहिए, अगर हम इमरान खान को रिहा नहीं करवा सके तो इन असम्बलियों का फ़ायदा क्या है। वो तो ये तक कह चुके हैं कि इस्तीफ़े इज्तिमाई तौर पर देने चाहिए। तो इसी तरह बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि भाई बस लंबा सा कोई धरना दे के बैठ जाया जाए और देखा जाए फिर जो होता है। तो बहरहाल हर किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस और अपनी राय हो सकती है, लेकिन शहरयार आफरीदी साहब ओवरऑल इन तमाम बातों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत से नाला थे और इसी वजह से आज उन्होंने जब ये तमाम मुश्किलात का जिक्र किया, वहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो PTI की ख़वातीन के साथ हो रहा है, जो माओं के साथ हुआ है, जिस तरह से जुल्म सितम हुआ है, अपने इदारों से गिला शिकवा करते नज़र आए, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ सलूक हुआ है, इस बात के ऊपर भी वो तकलीफ़ में नज़र आए और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि शायद ये उनका आखिरी खिताब होगा क्योंकि शायद वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो फ़ैसला कर चुके हैं कि वो इसमें से छोड़ देंगे असम्बली की रुकनीत। अब ये ज़रूर उन्होंने कहा कि इमरान खान से उनकी लॉयल्टी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे आप टुकड़े टुकड़े कर दें, फिर भी यही हम पुकारेंगे, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये एक उनकी कमिटमेंट का लेवल है, जज्बाती इंसान है वैसे भी। तो बहरहाल अब किस्सा मुख्तसर ये कि अल्टीमेटली जब इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, ज़रताज गुल साहिबा को भी मैंने सुना, वो भी ये कह रही थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, ना हम उनको देने देंगे, क्योंकि वो हमारे एक बड़े काबिल साथी हैं और बिल्कुल उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। शानदाना गुलजार ने कहा कि अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो फिर मैं भी इस्तीफ़ा दे दूँगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे कि हमारा एक इतना साथी जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी हों वो यूँ हमसे रूठ जाए। तो ये अब बीच में एक चल रहा है। मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली अगर ये बात इमरान खान साहब तक पहुंचती है तो इसके ऊपर वो यकीनी तौर पर कुछ फ़ैसला बेहतर करेंगे और शहरयार आफरीदी को अपने साथ ही इंगेज रखेंगे। लेकिन ये वो एक बेसिकली आपको शोला नज़र आ रहा है कि जो PTI के अंदर, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि दो एक मुख्तलिफ राय ज़रूर नज़र आती है और ये फिर वही एक शाखसाना है उस चीज़ का कि जब आपके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं होता तो फिर ये चीज़ें पार्टी में इमर्ज करती हुई हमें नज़र आ रही होती हैं। बाकी जी जो आपने किया है उसमें आप अज़्म इस्तेहकाम लेके आएँ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाएं, या आप इस्तेहकाम फर्टिलाइज़र बना लें, या आप इस्तेहकाम हाउसिंग सोसाइटी बना लें। नाम इस्तेहकाम रखने से इस्तेहकाम तो नहीं आता। इस्तेहकाम तो आएगा कि जब मुल्क में आइन और क़ानून की हुक्मरानी होगी, जब मुल्क में अवाम की मुंतखब हुकूमत होगी जिसको अवाम ने चुना, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया, और जब मुल्क में अदालतें आज़ाद होंगी, जब मुल्क में इंसानी हुकूक की इस तरह से पामालियाँ नहीं हो रही होंगी, तो मुल्क खुद ब खुद इस्तेहकाम की डगर पर आ जाएगा। बाकी आप मुल्क का नाम बदल कर पाकिस्तान के बजाय इस्तेहकाम भी रख दें तो तब भी इस्तेहकाम नहीं आएगा। इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी ये तमाम चीज़ें हैं कि आप लोग अपनी ज़िद, अना, तमा, लालच और हठधर्मी से पीछे हटें और इस चीज़ की तरफ आएँ कि इस मुल्क को हमने फाइनली
महज़ब मुल्कों की तरह चलाना है कि जहाँ पर एक दस्तूर मौजूद है जिसको हमने फॉलो करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।